तो टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का कुछ विदेशी स्रोत लेकर आए हैं। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपको रहता है। खास करके पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का 27 दिसंबर को, और 28 दिसंबर से एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो आपसे पॉलिटी में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। अभी हाल ही में बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम हुआ, इन्फोर्समेंट का भी एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें भी आपको यहाँ एक स्रोत से आपसे हमेशा आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग वही देखने का प्रयास करेंगे जो कि इस देश से क्या लिया गया भारतीय संविधान में। तो देखते हैं थोड़ा सा, पहले भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने इस विदेशी स्रोत पर। भारतीय संविधान, तो सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ से यही है कि भारत का जो संविधान है वह किसके सिफारिश पर, मतलब क्या किस कमेटी की सिफारिश पर या किस आयोग की सिफारिश पर भारत में संविधान बनने की जो प्रोसेस है वह शुरू हुई है, मतलब क्या किसके द्वारा यह बनाया गया है। तो भारत का जो संविधान है यह भारतीयों के द्वारा बनाया गया। सबसे पहली बात तो आप यहाँ से यह कन्फर्म हो जाइए कि भारत का जो संविधान है यह पूर्ण रूप से भारतीय के द्वारा बनाया गया है, इसमें कोई विदेशी व्यक्ति का योगदान नहीं है। किसके सिफारिश पर, तो आपसे यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप बताओगे कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कुल 389 सीट, कितना सीट, तो 389 सीट, 389 सीट कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान के लिए, संविधान सभा के लिए आवंटित किया गया, जिसमें कुल 292 सीट कांग्रेस प्रांत से, मतलब क्या ब्रिटिश प्रांत से 4 सीट था कमिश्नरी प्रांत से, और 93 वो सीट था, 93 सीट जो था यह सीट दिया गया देशी रियासतों के लिए। 4 जो था यह कमिश्नरी प्रांत था। कमिश्नरी में कौन कौन सा प्रांत था, तो आप याद रखिए, कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ क्षेत्र, कुर्ग और बलूचिस्तान, यह 4 जो था यह 4 कमिश्नरी क्षेत्र था। और इन कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सीट, 292 सीट, 292 प्लस 4 96 और 93 सीट, टोटल 389 सीट दिया गया संविधान। तो यहाँ से आप एक चीज़ और याद रखेगा, जो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो कैसे हुआ, निर्वाचित सिर्फ गए या मनोनीत भी गए। तो आप यहाँ से कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य गए, मतलब क्या देशी रियासत से जो गए वो मनोनीत होकर गए, मतलब क्या नॉमिनेटेड मेंबर भी थे और इलेक्टेड मेंबर भी थे संविधान सभा में, यह भी आप याद रखेंगे। तो संविधान में आपका प्रश्न आएगा कि 389 सीट ही कैसे हुआ, क्योंकि उस समय लगभग भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी और 10 लाख पर एक सीट दिया गया, जिसके हिसाब से 389 सीट दिया गया। और जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, और जिसमें सभी सदस्य खड़े हुए, और उस चुनाव में 208 सीट जो है 208 यह कांग्रेस को प्राप्त हुआ, 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ, 15 सीट छोटे दल मतलब कि अन्य दल को प्राप्त हुआ। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह आप याद रखेंगे। उसके बाद संविधान सभा का जब चुनाव हो गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव बंगाल से हुआ था। उस समय जिस समय संविधान सभा का चुनाव हुआ उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव जो है वो बंगाल से हुआ था, और उस समय बंगाल भारत में ही था, मतलब क्या बंगाल का जिस क्षेत्र से उनका चुनाव हुआ वह क्षेत्र पाकिस्तान में डिवाइड नहीं हुआ था। तो संविधान सभा के चुनाव आप याद रखेंगे महात्मा गांधी खड़े नहीं हुए थे, यह भी आप यहाँ से याद रखें। महात्मा गांधी संविधान सभा के चुनाव में सदस्यों के चुनाव में वो खड़े नहीं हुए थे। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ, और पहली बैठक संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का बैठक हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया, जो सबसे वरिष्ठ सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। उन्हें ही टेम्पोररी मतलब क्या अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी चेयरपर्सन के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। कब, तो 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था, यह भी आप याद रखें, मतलब क्या मुस्लिम लीग जो है वो इसका विरोध किया था। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था, इस बैठक में देशी रियासत के भी सदस्य, बहुत सारे सदस्य यह अपने आप को निर्धारित ही नहीं कर पाए वो कि हम कहाँ जाए, हम मतलब क्या हम संविधान मतलब कि हम भारत के साथ जाए या हम पाकिस्तान या हम स्वतंत्र रहें, तो वह यह निर्णय ही नहीं कर पाए कि जो हम किसके साथ। तो
देसी रियासत के भी बहुत सारे जो लोग हैं इस संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं ले पाए और मुस्लिम लीग भी इसका विरोध किया था, यह भी आप याद रखेंगे। तो इस कारण से उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो दिसंबर 1946 में पारित नहीं हो पाया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद यह बांटा गया कि किनका क्या काम है। इसके बाद आप याद रखेंगे अगस्त 1947 में प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, मतलब कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। यह भी आप याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, यह आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और इन्हीं संविधान सभा के द्वारा, इन्हीं संविधान सभाओं के द्वारा भारत का संविधान बनाया गया। सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही भारत का संविधान नहीं बना है, इसमें सभी व्यक्तियों का योगदान है और सबों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया, यह आप याद रखेंगे। यहाँ से यह कतई उचित नहीं होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही सरासर दिया जा सकता है संविधान के निर्माण में। संविधान के निर्माण में सभी व्यक्तियों का अहम योगदान है। बीपी मेनन सर का भी है, BN राव सर का भी है, भीमराव अंबेडकर सर का भी है, राजेंद्र बाबू का भी, मतलब सभी व्यक्तियों का इसमें योगदान है, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे अच्छा संविधान यदि है तो वह हमारा संविधान है, आप यहाँ से यह याद रखें। पूरे वर्ल्ड का सबसे प्यारा संविधान आप बोल सकते हैं हमारे प्यारे भारत का संविधान है। इस संविधान में लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान जो है वह चोरों का संविधान, मतलब क्या चोरी करके। चोरी तब होता है जब हू बहू कहीं से कुछ कर लिया जाए, और हमारा देश का जो संविधान है वह किसी भी देश का पूर्ण रूप से नकल नहीं किया गया। हाँ, अध्ययन किया गया है, सभी देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है और अध्ययन करके जिस देश से जो अच्छा लगा उस देश से वह लेकर अपने देश के अनुरूप उस कानून को लिखा गया, उसे संविधान में उखेरा गया। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि सभी चीज़, यदि ऐसा होता तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं, लेकिन एक ही चीज़ का अलग अलग जो हम लोगों ने लिया है। जैसे राष्ट्रपति का पद जो है वो हम लोगों ने अमेरिका से लिया, लेकिन शक्ति अमेरिका से नहीं लिए, निर्वाचन पद्धति अमेरिका से नहीं लिए। यदि निर्वाचन पद्धति हम आयरलैंड से लिए तो आयरलैंड से राष्ट्रपति का पद नहीं लिए, तो इसका मतलब यह चोरों का संविधान नहीं है। यह बहुत ही विद्वान व्यक्तियों के द्वारा निर्मित किया गया, एक कह सकते हैं विद्वानों के सभाओं के द्वारा निर्मित किया गया एक सबसे प्यारा संविधान हमारे देश को सौंपा गया है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा संविधान है मेरे देश का। तो देखते हैं कुछ विदेशी स्रोत। तो भारतीय संविधान में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784, 1813, 1853, 1833, 1853, 1858, 1861, 1877, 1892, 1909, 1919, 1935, इन सबों का योगदान है। लेकिन भारतीय संविधान में सबसे अधिक योगदान जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का है। लगभग 2/3 भाग भारतीय संविधान का 2/3 भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। कभी कभी यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन में आप याद रखिएगा, भारत का जो संविधान में जो सबसे अधिक स्रोत है वो भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कितना? तो लगभग 2/3 भाग जो संविधान का वह लगभग हम कह सकते हैं 70% भी आप कह सकते हैं वो भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय तंत्र का चर्चा किया गया है वो 1935। राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का जो ऑफिस है उसका भी प्रयोग जो है, यह भी जो व्याख्या है यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध, मतलब क्या इमरजेंसी, न्यायपालिका एज ए जुडिशरी, लोकसभा UPSC जो भी है वर्तमान में, और ऑफिस जो है गवर्नर ऑफिस, मतलब क्या राज्यपाल का जो ऑफिस है, कार्यालय जो है, यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यह आप याद रखेंगे। न्यायपालिका सब कह सकते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में स्थापित किया गया, लेकिन वास्तव में यह सुप्रीम कोर्ट इसको हम नहीं कह सकते हैं, आप यह याद रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम का मतलब क्या हुआ कि इसके खिलाफ आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। कलकत्ता में जो कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके खिलाफ आप प्रिवी काउंसिल में जा सकते थे आप, तो यह सुप्रीम कोर्ट नहीं था। भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में दिल्ली में किया गया था। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना, उस समय उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाता था, उस समय उसे फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय कहा जाता था, क्योंकि उसके खिलाफ आप जा सकते थे। इस फेडरल कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट कब पड़ा? तो 28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय कर दिया गया। यह भी आप यहाँ से कब? तो 28 जनवरी 1950। कभी कभी आपसे डायरेक्ट डेट पूछा जा सकता है,
तो 28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। यह भी आप याद रखें। और न्यायपालिका जो भारत में वो एकात्मक, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई भी नहीं है। यह भी आप भारत में याद रखेंगे। सबसे बड़ा है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जो कहाँ है, दिल्ली में स्थापित है। यह भी आप, और उसका चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन का चर्चा भारत के संविधान में किया गया। मतलब क्या, वह एक संवैधानिक संगठन है। और न्यायपालिका जो वह स्वतंत्र है, वह किसी से बंधा हुआ नहीं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यह तीनों अपने अपने क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र है। कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करेगा। यदि उसे लगेगा कि यह कानून देश के अहित के लिए है तो वह उसे निरस्त भी कर सकता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में NJAC एनजेक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99 अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया। और बिहार जे 2020 में जो एग्जाम हुआ 21वीं जे, उसमें भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और इससे पहले भी कई एग्जामों में यह पूछा जा चुका है कि भारत की न्यायपालिका के द्वारा ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसे पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया। तो 99 अमेंडमेंट आप याद रखेंगे, जिसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब एनजेक लाया गया था। किसके लिए? तो जजों की नियुक्ति के लिए यह एक प्रक्रिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से निरस्त किया। क्यों निरस्त किया? तो इसमें एक ही कारण था कि इस एनजेक में एक मेंबर जो था वह लॉ मिनिस्टर होता और मंत्रालय का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। यदि हस्तक्षेप हो जाए तो फिर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह सकता। एज ए नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन था, इस कारण से 99 अमेंडमेंट को निरस्त कर दिया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी लोक सेवा आयोग के बारे में आप याद रखेंगे। यहाँ से प्रदीप कुमार जोशी इसके अध्यक्ष हैं। और आर्टिकल 315 के तहत लोक सेवा आयोग के संबंध में चर्चा किया। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में लोक सेवा आयोग के संबंध में चर्चा किया गया है। आपातकालीन उपबंध, मतलब क्या, इमरजेंसी का जो प्रयोग है अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राज्यपाल शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल। 352 जो है, मतलब क्या, इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, वो भारत में अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 आप कह सकते हैं 1975 में क्या हुआ था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा आंतरिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने ऐसा कहा कि आंतरिक कलह के कारण नेशनल इमरजेंसी लगाने की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 2020 आज की डेट तक में मात्र 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन बिहार में लगभग 8 बार लग चुका है। और वित्तीय आपातकाल देश में अभी तक एक बार भी देश की ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई अभी तक जो देश में वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति उत्पन्न हो। अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत देश में एक बार भी नहीं लगा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है, तो 0 बार, मतलब 0, मतलब एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया जा चुका है। किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। यह भी आप याद रखेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जबकि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट की समाप्ति जो है यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। यह भी याद रखेंगे। कहाँ से लिया गया है? तो इमरजेंसी लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जबकि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट का स्थगन जो है वह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। आप यहाँ से यह भी याद रखें। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा ड्यूसमार्क। अभी आप यहाँ से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था। एकल नागरिकता मतलब क्या, भारत में जो है यह एकल नागरिकता है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और अभी हाल ही में CAA को लेकर बहुत सारा चर्चा चल रहा है नागरिकता संबंधित, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और एकल नागरिकता मतलब कि नागरिकता का जो प्रयोग है भारत के संविधान में भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। तो कई बार यह डायरेक्ट यहाँ से उठा के पूछा जा चुका है कि एकल नागरिकता का जो स्रोत है वह भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद जब भी कभी पूछे तो आप बताइएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। और भाग 2 में एकल नागरिकता का प्रयोग है। एकल नागरिकता मतलब क्या, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विदेश चला गया और वो विदेश का नागरिकता प्राप्त कर चुका है तो उसे भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं रहेगा। यह भी आप याद, मतलब कि भारत में एकल नागरिकता प्राप्त तो उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। यह भी आप याद रख सकते हैं।
संसदीय विशेषाधिकार, संसद का जो अपना अधिकार है वह भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन संविधान से। संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री शासन जो है यह भी ब्रिटेन संविधान से। विधि का शासन, यह भी कहाँ से? तो ब्रिटेन संविधान से। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन संविधान से। और द्विसदनीय व्यवस्था जो है यह भी कहाँ से लिया गया है? तो यह भी ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब क्या? लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रावधान है, कह सकते सदन का जो प्रावधान है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इस सबको आप ध्यान से देखिएगा। और एग्जाम देने 27 दिसंबर को जो एग्जाम, उस एग्जाम देने से पहले एक बार आप इस विदेशी स्रोत को आप जहाँ भी हो, आपके जिस भी बुक में हो, जहाँ भी हो, आप एक बार देख के जाइएगा। 1 नंबर आपसे आपका यहाँ पर इस एग्जाम में निर्धारित करता है। यह अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, न्यायिक पुनराविलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट मतलब क्या? महाभियोग। और राष्ट्रपति का जो पद है यह भी कहाँ से लिया गया है? तो यह भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। क्या सब लिया गया अमेरिका के संविधान से? फंडामेंटल राइट, कई बार यह पूछा जा चुका है, कई बार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का चर्चा जो है यह कहाँ किया गया है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में यह प्रयोग किया गया है। यह भी आप याद रखें। कहाँ तक? तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, वो कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। किस देश से लिया गया? तो अमेरिका संविधान से लिया। किस भाग में? तो भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है फंडामेंटल राइट। यह आप याद रखेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान जो है यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद भी, यह भी कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने के प्रावधान, यह भी अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट, यह भी लिया गया है। किसके तहत? तो यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लाया जाता है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाएंगे वह हम दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। जबकि राज्यसभा के प्रदेश सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जब भी हम लाएंगे तो हर हाल में हमें संकल्प जो है वह सबसे पहले राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और राष्ट्रपति जो है वह देश का पहला नागरिक, सर्वोच्च नागरिक और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति महोदय। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव है वह एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति से होता है। यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रोसेस से होता है? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान, गुप्त याद रखिएगा आप, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वोट सिस्टम। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। आयरलैंड संविधान क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व मतलब क्या? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से लिया गया है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाता है, जो राज्य के हित के लिए, राज्य के लिए सकारात्मक है, लोगों के लिए नकारात्मक है। जबकि फंडामेंटल राइट जो है वो राज्य के लिए नकारात्मक है, लोगों के लिए सकारात्मक है। यह भी आप याद। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिया गया? तो आप बता सकते हैं आयरलैंड के संविधान में या स्पेन से लिया गया। स्पेन से लिया आयरलैंड और आयरलैंड से लिए हम लोग। डीपीएसपी का चर्चा जो है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का चर्चा किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेकर 51 तक में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए थे? तो अमेरिका संविधान से है। निर्वाचन पद्धति कहाँ से ले रहे हैं? आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का आयरलैंड के संविधान क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन सॉरी, यहाँ पर निर्वाचन नहीं होगा, यहाँ पर नामांकन होगा। क्योंकि निर्वाचन का जो प्रावधान है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और नामांकन जो है यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो अब यहाँ पर एक मन में प्रश्न आएगा कि नामांकन क्या है और निर्वाचन क्या है? तो निर्वाचन मतलब क्या? निर्वाचित मेंबर। और नामांकन मतलब नॉमिनेटेड मेंबर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नॉमिनेटेड मतलब क्या? मनोनीत मेंबर। और निर्वाचित मतलब क्या? निर्वाचित मतलब क्या? जनता के द्वारा मतलब क्या? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेते। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुना जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का जो है वो अफ्रीका से लिया गया है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है, नॉमिनेटेड जो है,
मनोनीत का जो प्रावधान है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। राज्यसभा मतलब क्या? अपर हाउस। और राज्यसभा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। कैसा निकाय है? अस्थायी निकाय है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके निष्कासित होते हैं और निर्वाचित होते हैं। यह भी आप मतलब क्या आते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। यह भी और राज्यसभा कैसा निकाय है? तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय, राज्यसभा एक उच्च सदन है और राज्यसभा का अध्यक्ष वह होता है जो इसका सदस्य नहीं होता है, मतलब क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। कनाडा का संविधान, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है अनुच्छेद 248 के तहत यह कहा गया है। और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य में जो राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा डॉलर है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी एक व्यक्ति को बनाया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाया जा। फिर मन में यहाँ प्रश्न आएगा आप लोगों को, क्या एक व्यक्ति को 28 राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों, यहाँ पर यह नहीं बोला कि एक या एक से अधिक राज्य हो। 2 या 2 से अधिक राज्य मतलब कि एक व्यक्ति चाहे तो 28 राज्य का राज्यपाल उसे बनाया जा सकता है। यह आप स्पष्ट याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 7वां मतलब 7 अमेंडमेंट के तहत यह प्रावधान लाया गया। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है यह राज्यपाल में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। इसका चर्चा अनुच्छेद 154 में कहा गया है। राज्यपाल सब थोड़ा सा आप यह भी याद रखेंगे। राज्यपाल को सैन्य शक्ति नहीं प्राप्त होता है, राज्यपाल को राजनयिक शक्ति भी नहीं प्राप्त होता है। यह भी आप याद रखेंगे। और राज्यपाल जो है यह केंद्र के एक दूत के रूप में राज्यों में काम करता है। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत यह होता है। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान। समवर्ती सूची का मतलब क्या है? समवर्ती सूची का मतलब यह है कि वैसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास हो, राज्य के पास भी हो और सेंट्रल के पास भी हो, लेकिन दोनों यदि एक ही विषय पर कानून बना रहा है तो सेंट्रल का कानून मान्य होगा और राज्य के कानून मान्य नहीं होगा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मतलब क्या? संसद के दोनों सदनों की जो बैठक का जो प्रावधान है यहाँ पर यह बोल रहा है संयुक्त बैठक का प्रावधान। कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? संसद का संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। आप गलत बोल रहे हैं। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा नहीं है, संयुक्त बैठक का चर्चा है। तो संयुक्त बैठक का कहने का मतलब यह है कि जब कोई बिल पर डिस्प्यूट चल रहा, दोनों विवाद चल रहा, मतलब क्या, मान लीजिए कोई एक सदन पारित कर दिया हो, कोई एक सदन उसको पारित नहीं कर रहा, कोई एक सदन उसको पारित कर दिया हो, कोई एक सदन उसको नहीं मान रहा हो, तो इस क्रिटिकल स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के पदेन सभापति इन दोनों से विचार विमर्श करके अनुच्छेद 118 के तहत इन दोनों से विचार विमर्श करके अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे ज्वाइंट सेशन के, संयुक्त बैठक के। और इस समय यदि संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। यह भी आप याद, तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है जब पूछे तो आप बताओ। उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा के प्रदेश सभापति, उपराष्ट्रपति महोदय इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। आप यहां से यह माइंड में सेटअप कर लीजिए, किसी भी परिस्थिति में। जर्मनी इस आपातकाल के समय मौलिक अधिकार ये तो बता ही चुके हैं। रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज प्रस्तावना में शब्द है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह आप याद रखिए क्रम से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है यह प्रस्तावना में किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस संविधान से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसका प्रावधान भारतीय संविधान में भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है, जो किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जो रसिया के संविधान से लिया गया है। और उस समय जब जोड़ा गया
उसमें मात्र 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था। वर्तमान में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 86वां एमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज शिक्षा का अधिकार जो है यह जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज में मौलिक कर्तव्य में शिक्षा का जो कर्तव्य गार्जियन को यह दिया गया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजेंगे। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86 अमेंडमेंट के तहत। यह भी आप याद रखेंगे। आप लोगों से यहाँ पर एक प्यारा सा प्रश्न है कि फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, यह आपको बताना है। किस कमेटी तो हम बता ही दिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। और इसका चर्चा कहाँ है? भाग 4 के क में और 1951 के क में है। यह भी आप याद रखेंगे। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो शब्द है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, यह कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो राष्ट्रसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, मतलब कि अमेंडमेंट जो है इसका चर्चा अनुच्छेद 368 में किया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यहाँ पर है जो इलेक्टेड मेंबर के बारे में बताया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया अफ्रीका संविधान से। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, यह जब भी कभी पूछे आपसे कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कितने हैं, तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष प्लस भारत के आधे राज्यों की विधानसभाओं से, विधानमंडल या विधानसभाओं से पारित। जब लेकिन पूछे आपसे यह कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कुल कितने प्रकार संशोधन किया जा सकता है, जब आपको आर्टिकल देकर पूछे तो आप बताओगे 2 प्रकार से, विशेष बहुमत और विशेष प्लस भारत के आधे विधानमंडलों के द्वारा पारित विधेयकों के द्वारा। लेकिन जब सीधा पूछे संशोधन तो 3 प्रकार से। जब पूछे आर्टिकल 368 तो आर्टिकल 368 के तहत मात्र 2 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आप यहाँ से यह भी याद रखें, संविधान में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि विशेष बहुमत में कि विशेष बहुमत प्लस भारत के आधे से अधिक राज्यों से एक अधिक, ऐसा नहीं, सिर्फ आधे राज्यों के विधानमंडलों से यह लिखा हुआ। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोत को देखने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और यदि अच्छा नहीं लगे तो आप लिख के बताइएगा कि क्या इसमें कमी है, उसको सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।